नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 6 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो आई होप आप लोग अपने घर पे रिवाइज कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज 2 से रिलेटेड, विच इज इंडियन पॉलिटी, GS2 इंडियन पॉलिटी। GS2 इंडियन पॉलिटी। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, GS2 इंडियन पॉलिटी देखते हैं। सो आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 226, ये दो यहाँ पे आर्टिकल का कंपैरिजन किया गया है। आइए देखते हैं दोनों आर्टिकल्स हैं क्या क्या। सो आर्टिकल 226 की बात की जाए जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। सो अ हाई कोर्ट अंडर 226 आर्टिकल under its writs jurisdiction of the Constitution of India does not have any power to direct, to issue a direction or to work on the direction to the center to invoke Article 355। इतना क्लियर है? मतलब कि हाई कोर्ट जो है वो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो सेंटर को एक तरह से जो भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसके वहां पे कहे पे चल सके। ठीक है, टू इशू अ डायरेक्शन टू द सेंटर टू इन्वोक आर्टिकल 355। क्लियर? आगे देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे बात हो रही है यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट in India against external aggression and internal disturbances, to issue directions to any state to ensure compliance within the union's laws and regulations। वहीं अगर मैं 356 की बात करूं, सो ये है empowers the president of India to impose president's rule। और ये कब लगता है? जब कोई भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में काम नहीं कर पाता। When there is a failure of administration in any state, then president rules applies in case of a failure or breakdown of constitutional machinery in a state। Clear? अंडर आर्टिकल 356 एक और चीज होती है इसमें कि सारे स्टेट मशीनरी को इसके अंदर सेंट्रल जुरिस्डिक्शन के अंडर आना पड़ता है। ठीक है, हाउएवर अंडर आर्टिकल 355 क्या होता है? ओनली स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर इज टेकन अंडर द सेंट्रल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने टाइम तक ये चीज जो जुरिस्डिक्शन है वो एप्लीकेबल रहेगी। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब बात हो रही है रिट्स की। रिट्स भी न्यूज में है, सो रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इशू किया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, जो कि ऑर्डर देता है किसी भी पर्सन या फिर एंटिटी को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट और टू सीज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कि इशू किए जाते हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया under Article 32 and by the High Court under Article 226 of the Constitution of India। Clear? आगे देखते हैं। Let's see। अब यहाँ पे रिट्स बहुत तरीके के होते हैं,
जैसा कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सेंटियोरी। ठीक है, इसका पर्पस देखते हैं और इशू कब कब किया जाता है वो देखते हैं। अगर हेबियस कॉर्पस की बात की जाए सो ये डायरेक्टली किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए यहां पे यूज होता है, मतलब कि द कोर्ट गिव्स द डायरेक्ट ऑर्डर्स एंड डायरेक्ट अथॉरिटी टू डिटेन एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रिलीज ऑफ द पर्सन डिटेन अनलॉफुली। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर अनलॉफुली कैद करके रखा गया है या उसको इफ एनी पर्सन हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, सो वहां पे ये चीज जो हेबियस कॉर्पस है वो आती है और कोर्ट ये चीज डायरेक्शन देता है कि इस इंसान को यहां पे रिहा किया जाए। ठीक है, कैन बी इशूड अगेंस्ट, अगेंस्ट किस किस के, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल। कांट बी इशूड, ये इशू नहीं किया जा सकता किसी भी लॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट, किसी भी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, या फिर कोई अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है किसी के ऊपर, उसके अगेंस्ट ये हेबियस कॉर्पस नहीं इशू किया जा सकता। ठीक है, या फिर डिटेंशन है आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सो इन तीनों प्रैक्टिसेस में ये चीज अप्लाई नहीं होता। अप्लाई कहां होता है कहां नहीं होता, दोनों चीज ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मैंडेमस की बात की जाए अगर, मैंडेमस की, सो डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी ड्यूली। ठीक है, और ये इशू किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, वो है आपका पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, कोई भी इंफीरियर कोर्ट, मतलब कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके खिलाफ भी ये इशू नहीं किया, इनके खिलाफ भी ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी हो गई या कोई भी ट्रिब्यूनल हो गया, सो ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट बॉडीज, एनी इंफीरियर कोर्ट, कॉर्पोरेशन, पब्लिक बॉडी, इन सब के अगेंस्ट जो मैंडेमस है वो इशू किया जा सकता है। किस किस के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, सो यहां पे दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सो इन लोगों के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। क्वो वारंटो की बारे में बात की जाए, सो क्वो वारंटो में क्या आएगा आपका, डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस अज्यूम्ड रॉन्गफुली, मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल यहां पे इलीगली या फिर अनलॉफुली कोई पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, सो उसके खिलाफ यहां पे क्वो वारंटो लागू हो सकता है। क्लियर, और ये इश्यू किसके खिलाफ होता है, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, मतलब कि इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, ये किसी के ऊपर भी फाइन लगा सकता है इफ एनीथिंग हैपेंस रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल डैमेज। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है, इट प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑन अ केस। मान लेते हैं कि कोई केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, सो कोई भी अगर सेम केस उनके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में चल रहा होगा, सो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है कि ये केस हम लेंगे। ठीक है, मतलब कि इट गिव्स डायरेक्शन टू द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉर द transfer of the cases, or it prohibit a lower court from proceedings on a case। ठीक है, ये इश्यू किया जा सकता है किसी भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर। किस पे नहीं किया जा सकता, वो है लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। नाउ सेंटियोरी, सर्टियोरी,
ठीक है, ये क्या चीज है, ये बेसिकली एक बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ रिट, जो कि पर्पस क्या है इसका, इसका मेन पर्पस है कि हायर कोर्ट को रिमूव करना। अ हायर कोर्ट रिमूव्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम अ लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी अगर केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, सो उस केस को एस्केलेट करके हायर कोर्ट के पास अगर वो केस आ जाए, सो वहां पे सर्टियोररी आती है। ठीक है, ये इश्यू होता है ओनली अगेंस्ट स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर। इतना क्लियर है। किन पे इश्यू नहीं हो सकता, वो है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग जनरल स्टडीज टू इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आया का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बारे में मालूम होने चाहिए क्योंकि ये न्यूज में है। पहला पॉइंट, एक्सपेंशन हुआ है SCO का इसकी मेंबरशिप में, और अभी अभी रिसेंटली जो ईरान है, ईरान एज अ 9th मेंबर यहां पे बन के आया है। ठीक है, और अदर 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, दे आर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो ये सारे कंट्रीज दे आर द 8 मेंबर्स ऑफ SCO, और हाल ही में ईरान 9th मेंबर यहां पे जुड़ के आया है। क्लियर। अब यहां पे SCO का मेन यहां पे मोटिव क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। सो इसका मोटिव क्या है यहां पे, इसका मोटिव है टू वर्क अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, और इट acts against aggressive nationalism, ethnic and racial discrimination, xenophobia, etc. ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 जो है ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एज अ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट निकल के आया है, और हाल ही में इंडिया में वाराणसी नाम की जगह में इसको was declared as a first tourism and cultural capital of Shanghai Cooperation Organization। मतलब कि पहला SCO का जो टूरिज्म कैपिटल है वो है वाराणसी। क्लियर। आगे देखते हैं। मो जंगल जमी योजना, ये जनरल स्टडीज 2 में आ जाएगा। So this is basically a government scheme from गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज लाई गई है। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द मो जंगल जमी योजना MJJY। इसमें क्या होगा कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज पर दी रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, सो इन लोगों के लिए यहां पे ये स्कीम आई है। देखते हैं स्कीम में और क्या है। सो ये स्कीम इंप्लीमेंट अगर होती है, ठीक है, फिलहाल हुई नहीं है, इस पे भी बात चल रही है। इफ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, सो इसके बाद क्या होगा, ओडिशा विल बी द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बी फुली कंप्लायंट विथ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, जिसमें कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स होंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स होंगे, हैबिटेट राइट्स होंगे फॉर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, और यहां पे कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट होगा एंड अनसर्वेड विलेजेस भी यहां पे होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये अगर एक्ट यहां पे आ जाता है और ये स्कीम अगर लागू हो जाती है, सो दिस विल प्रोवाइड the land ownership and access to forest resources which will give livelihood to the tribal and indigenous people living in Odisha region.
क्लियर? इसी के साथ साथ फूड सिक्योरिटी पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है? और हम देखते हैं कि स्केड्यूल ट्राइब के लिए एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो पॉपुलेशन है वो उनकी डे आफ्टर डे इंक्रीज हो रही है। सो कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाली है एज पर दी लॉ, ठीक है? इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्फोकेमिकल्स। ये है आपका जीएस पेपर 3 में, विच इज योर साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या है। सो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इट इम्पैक्ट्स द केमिकल कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है? आप सबको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चेंज है जिससे कि हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, ओके? अगर क्लाइमेट चेंज होगा सो उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, एनिमल, ह्यूमन, मतलब हर चीज यहां पे अफेक्ट होने के वर्ज पे आ जाती है, ठीक है? और इसका जो सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस है वो इकोसिस्टम पे दिखाई देता है, ठीक है? और ह्यूमंस के ऊपर भी। और इसी के साथ साथ जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं विच आर नोन एज इन्फोकेमिकल्स, जो कि प्ले करते हैं एक क्रूशियल रोल इन द इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड रेगुलेट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो भी यहां पे डैमेज हो जाता है ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंज, ठीक है? हम ये भी देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक ऑल्टरिंग फेज ऑफ प्रोडक्शन में आ चुका है, जहां पे कि बहुत सारे स्पीशीज यहां पे अफेक्ट हो रहे हैं और उनके फंक्शंस और बिहेवियर में भी एक चेंज देखा गया है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर डिके द pheromones used by some ant species, making it difficult for them to follow the trail, ठीक है? जब एंट्स लाइन में जब चलती है ना, सो आपने कभी देखा होगा जब एंट्स चलती है लाइन में, सो वो एक के पीछे एक हमेशा चलती है। क्यों? क्योंकि हर एक एंट की अपनी एक हीट होती है, वो हीट छोड़ती हुई फिर आगे जाती है और जो उसके पीछे की एंट होती है वो उसको फॉलो फिर करती है। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के केसेस बहुत इंक्रीज होंगे, सो ये जो छोटे छोटे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर स्वाम्य इन्वेस्टमेंट फंड। स्वामी का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम। ये क्या है? बेसिकली एक तरह का फंड है जो कि 2019 में इसको लाया गया था फॉर कंप्लीटिंग द स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स अभी रुक गए हैं उनको रिवैम्प करने के लिए, उनको रिजुवनेट करने के लिए ये स्कीम आई है, ठीक है? और इसका जो फंड है ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है? दिस हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and managed by SBI Cap Venture Limited, a state bank group company, ठीक है? दिस इज अबाउट द सौम्य इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये आपका जनरल स्टडीज 2 में आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है? आगे देखते हैं। ये जो फंड है, जो स्वामी स्कीम में जो फंड आ रहा है, द फंड्स प्रेजेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, मतलब कि एक तरह से ये बूस्ट की तरह काम करेगा जो कि प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बंद पड़े हैं या फिर वहां पे वो प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे हैं, ठीक है?
वही लिखा गया है कि इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब कि इट विल बूस्ट इट फॉर बेटर कलेक्शंस एंड सेल्स प्राइमरली इन प्रोजेक्ट्स दैट वर डिलेड फॉर ईयर्स। ठीक है, और अभी तक मैं बात करूं सो स्वामी स्कीम ने 15,530 रुपीज, आई एम सॉरी 15,530 करोड़ ऑफ रुपीज कलेक्शन यहां पे हुई है इन द स्वामी स्कीम। ठीक है, सो 15,530 करोड़ रुपीज हैज बीन रेज्ड टिल नाउ अंडर द स्वामी स्कीम। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड एंड रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो नंबर्स याद होने चाहिए कि कितना फंड रेज हुआ है, प्रोजेक्ट क्या है वो मालूम होना चाहिए, और प्रोजेक्ट क्यों है वो मालूम होना चाहिए, और ये स्वामी स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। Ferocious black holes reveal time dilation in the early universe. ये आपका स्पेस से टॉपिक आता है विच इज जीएस पेपर 3 स्पेस एंड साइंस एंड टेक। देखते हैं, साइंटिस्ट ने अभी अभी स्टडी की है और उन्होंने ऑब्जर्व किया है क्वाजर्स को। अब क्वाजर्स क्या होते हैं? क्वाजर्स आर बेसिकली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं जो कि मिलियन टू बिलियंस टाइम्स मोर देन द मास ऑफ आवर सन होते हैं, मतलब कि हमारे सन से मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स ज्यादा मास के ये क्वाजर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये कहां होते हैं? बेसिकली दे रिसाइड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ओके, नाउ इसी के साथ साथ द स्टडी शोड दैट टाइम पास्ड ओनली अबाउट अ फिफ्थ as quickly as it does today around 12.3 billion years ago when the universe was much younger। ठीक है, और मैं अगर क्वासस की बात करूं सो क्वासस में क्या होता है कि their immense gravitational pull and unleash torrents of radiation and they help in the high energy particles and they glow the disk of matter spins around them। ठीक है, इतना क्लियर है? सो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्वासर्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ यहां पे एक टर्म आई है ग्रेविटी होल। अब ग्रेविटी होल क्या है न्यूज में ये देखते हैं। ये भी आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में आ जाएगा। जीएस 3 साइंस एंड टेक देखते हैं क्या है। A gravity hole refers to a large gravity anomaly, जहां पे कि ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है आसपास के रीजन से अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, और it is characterized by a substantial decrease in gravitational pull compared to the expected value based on the Earth's normal gravitational field। मतलब कि जो पृथ्वी की नॉर्मल ग्रेविटेशनल पुल है, अगर उस नॉर्मल ग्रेविटेशनल पुल से वो कम हो जाए सो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि वो वहां पे ग्रेविटी एनॉमली आ गई है। और इस पूरे ये जो आपका पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्रेविटी होल। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है और ये होता है तो क्या होता है? देखिए, इसका जो कॉज है ना, द कॉज ऑफ ग्रेविटी होल कैन वेरी विच इंक्लूड्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, वेरिएशंस इन मासेस एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है ये एस्टिमेट किया जा रहा है टू हैव फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन ईयर्स अगो एंड is expected to endure for millions of more years। So अगर पूछा जाए कि ग्रेविटी होल क्या है, बेसिकली दिस इज ए
ग्रेविटी एनोमली, जहां पे कि ग्रेविटेशनल पुल सेम नहीं रहता है, इट माइट डिफर्स एज कंपेयर टू द सराउंडिंग रीजन्स। क्लियर? और ग्रेविटी होल के बारे में बात की जाए, सो दिस इज अ मैसिव रीजन इन एन इंडियन ओशियन, जो कि 1200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया में है, एंड हैज सच अ लो पुल ऑफ ग्रेविटी दैट सी लेवल ऑफ इंडियन ओशियन ओवर द होल इज अराउंड 106 meters बिलो द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, सो इस रीजन में, जो कि सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, वहां पे देखा गया है कि वहां पे ग्रेविटी होल वहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेविटी होल। लेट्स मूव अहेड। देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैपिंग सीरीज। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के लिए मैपिंग भी लेके आऊंगा। सो फिर से यूक्रेन न्यूज में है। ठीक है, यूक्रेन दोबारा से न्यूज में है। ज़ैपोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूक्रेन में सिचुएटेड है, यहां से न्यूज आ रही है। अब मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखते हैं कि ये जो पावर प्लांट है ये कहां पे है। सो ये जो पावर प्लांट है आपका, ये आपका है यूक्रेन में। और यूक्रेन की बात करूं तो यहां पे नाइपर रिवर, जो कि बेलारूस से होते हुए आ रही है, एंड इट डिवाइड्स यूक्रेन इनटू 2 हाफ। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। यूक्रेन के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए, जैसे कि बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रशिया, रोमेनिया, ठीक है, मोल्दोवा। ओके, सो ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। और इसी के साथ साथ यहां पे क्राइमिया का रीजन भी है, यहां पे क्राइमिया है। ठीक है, दिस इज योर क्राइमिया विच हैज बीन एनेक्स्ड बाय रशिया। और इसके नीचे ब्लैक सी है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई होप आप लोग अपना पिछला सारा जितना भी नोट्स है वो रिवाइज कर रहे होंगे। सो बने रहिए हम लोग के साथ। हम लोग कल मिलते हैं फिर से अपने वीडियोस में। सो तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।